तो सबसे पहले आपके पास आते हुए राजीव, मैं जरा समझना चाहूंगी, अब जिस तरह से गोलबंदी दोनों ही तरफ से हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष ओबीसी कार्ड को लेकर जो घेराबंदी एक दूसरे की कर रहे हैं, हर मंच से एक दूसरे पर हमलावर है, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं, तो ऐसे में इस बार ना सिर्फ मैं 2023 बल्कि 2024 का भी अगर कनेक्शन जोड़ लूं तो क्या इस बार का चुनावी परिणाम कुछ चौंका सकता है? और कौन अब बाजी मारता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर ओबीसी हम वोटर्स की बात करें, जो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा 2014 में, 2019 में वो आंकड़ा जो 2009 में करीबी 22% हुआ करता था, वो 2019 में 44% हो गया। तो क्या विपक्ष की घेराबंदी से उस पर कोई असर पड़ने वाला है? कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है? देखिए पूजा, अक्सर आपके इस कार्यक्रम में एक बात होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 3 दशक से ज़्यादा वक्त हो चुके जब भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती है। मंडल का जवाब कमंडल, कमंडल का जवाब मंडल, ये जब से शुरू हुआ तब से लगातार ये प्रयोग चल रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के जवाब में जो एक नैरेटिव सेट किया 85-15 का। 85-15 जब मंडल वाले कहते हैं तब वो अगड़ों को 15% अलग करते हैं और पिछड़े दलितों को एक साथ मुसलमानों को करके 85-15 की लड़ाई करते हैं। जब आरएसएस बीजेपी 85-15 की बात करता है तो वो बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को भी अपनी तरफ जोड़ करके 85% हिंदू और 15% मुसलमान की बात करता है, अल्पसंख्यक की बात करता है। हालांकि जो बात नारे तब लगाए गए थे 90 के दशक में, अब दोनों पक्ष उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार जातिवाद पर हमला किया जाता है और कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा वो देते हैं, लेकिन जब भी बात पिछड़ों की उठाई जाती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आगे आके कहते हैं कि वो खुद ही सबसे बड़े पिछड़े हैं और कांग्रेस या उनके विरोधी उनको देख नहीं पा रहे हैं, तब वो पिछड़ा का कार्ड भी चलते हैं। दरअसल हुआ ये भारत की राजनीति में, खास करके उत्तर भारत में, कि जो कमंडल का जो कार्ड था, जो धर्म का कार्ड था, वो अकेले अपने बस पर नहीं चला। तब उन्होंने कमंडल और मंडल का कॉकटेल किया। कल्याण सिंह को जब चेहरा पिछड़े वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह को जब चेहरा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बनाया उत्तर प्रदेश में, तब उन्हें चुनावी सफलता मिली, वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 2002 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और उनके चेहरे पर चुनाव हुआ तो 14 साल के वनवास के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से चली गई। बाद में अगर आप देखें, अटल जी को देखें, आडवाणी जी को देखें, उनके दौर में भारतीय जनता पार्टी को तमाम उनकी लोकप्रियता के बावजूद चुनावी सफलता वो न मिल सकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी का कार्ड भी खेला। वो खुद कहने लगे कि वो बहुत बड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो खुद पिछड़े हैं, और उसके साथ हिंदुत्व का कॉकटेल हुआ और वो जातिवाद करने वाली जो मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियों पर भारी पड़ी। अभी की बात यह है, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत की खास करके मैं बात करूं, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मंडल के बाद राजनीति हुई, उसकी राजनीति करने वाले जो चैंपियन मुलायम सिंह और लालू यादव थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ यादवों का समीकरण किया, एमवाई समीकरण किया, क्योंकि यादवों की जनसंख्या ज़्यादा के साथ साथ वो थोड़े एकजुट रहने वाली जाति के तौर पर थे। और जब 2-3 दशकों तक इनका प्रभुत्व बना रहा तो अदर बैकवर्ड क्लासेस ने कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में अपने को पीछे पाया और इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उन्होंने ओबीसी में गैर यादवों के अलावा सबको अपने पक्ष में लाने का काम किया और उसके बाद ये आशातीत सफलता मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मिली। इसी तरह पूरे देश में ओबीसीज की संख्या 50% से ज़्यादा है, आधी आबादी से ज़्यादा है। और जब नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं तब उनका विरोध करने वाले लोगों को और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, वो जातिवाद का, ओबीसी का कार्ड खेलना चाहते हैं। राहुल गांधी जो कभी इस तरह की बातें, या कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचती थी जातिवाद और धर्म की राजनीति से, हालांकि इसका बीज राजीव गांधी ने ही बोया था, लेकिन वो लाइन नहीं ले सके। इसी वजह से वो उत्तर भारत से साफ हो गए। बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके साफ होने की सबसे बड़ी वजह यह है। लेकिन अब राहुल गांधी वही
ओबीसी का कार्ड सबसे ज्यादा खेलने लगे हैं, जो अभी तक मुलायम सिंह या लालू यादव या दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता करते थे। तो ये उनकी काट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात भी है कि 2024 का चुनाव बहुत हद तक इसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि धर्म का कार्ड बीजेपी के पास है, लेकिन उसके पास दिक्कत विपक्षी दलों के पास ये है कि प्रधानमंत्री खुद ही उतर जाते हैं और जब कहने लगते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के, हम पिछड़े वर्ग के हैं, और इसलिए पिछड़े वर्ग को दरकिनार करके इस देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता। आप देखिए, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें चली जा रही हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना या राहुल गांधी का ये कहना कि महिला रिजर्वेशन में भी बैकवर्ड को रखा जाए, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, और अब ये रणनीति कितनी सफल होती है, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, ये देखना और ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है। और इसीलिए ये हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई 2024 की तरह क्या 2023 का भी जो चुनाव है, क्या वो चौंकाने वाला हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से वार पलटवार दोनों ही तरफ से ओबीसी वर्ग को लेकर हो रहे हैं, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है, उसको लेकर और ज़्यादा दिलचस्पी और ज़्यादा उठ जाती है। तो चलिए धनंजय